तो भाई काइनेमेटिक्स पढ़ रहे हो आप। काइनेमेटिक्स में 1 डायमेंशन आता है और 2 डायमेंशन आता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मोशन इन 1 डायमेंशन। ठीक है भाई, पढ़ते हैं मोशन इन 1 डायमेंशन। भाई मैं तो एक बात कहता हूँ, अगर तुम्हें डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की डेफिनेशन आती है ना, तो तुम्हें भाई पूरा चैप्टर आता है सिर्फ डेफिनेशन। एक जगह भी मैं कोई अलग से कोई फॉर्मूला यूज करूँ तो तुम देख लियो किसी भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में, सिर्फ डेफिनेशन से सब कुछ हो सकता है। देख कैसे होगा। सबसे पहले करते हैं रेस्ट एंड मोशन। अच्छा भाई, 2 टर्म है, रेस्ट एंड मोशन। मोशन का मतलब कोई चीज चल रही है, रेस्ट का मतलब कोई चीज रुकी हुई है। ये दोनों टर्म कैसी टर्म है? रिलेटिव टर्म है। रिलेटिव का मतलब क्या हो गया? ये इसके ऊपर मतलब यूं नहीं है कि कोई चीज एब्सोल्यूट टर्म नहीं है कि एक चीज रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही है। मान ले मैं रेस्ट में हूँ, तुम्हें मैं रेस्ट में लग रहा हूँ, लेकिन एक बाइक वाला जा रहा हूँ यहाँ से, तो मैं उसके लिए मोशन में हूँ। ट्रेन में 2 बंदे बैठे हैं, तो भाई वो आपस में बैठ के मस्त बात कर रहे हैं, तो उनके हिसाब से तो वो दोनों रेस्ट में। बाहर में खड़ा हुआ उनको देख रहा हूँ, तो वो कैसे है? मोशन में, ट्रेन के साथ मोशन में चल रहे हैं। तो पहली बात तो रिलेटिव टर्म होती है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात आती है क्या होता है जुगाड़, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है। तो पहले देखते डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या है? मैंने कितनी दूरी तय करी। मान ले मैं यहां से चला ए पॉइंट से और बी पॉइंट पे चला, बी पॉइंट तक चला, टाइम बहुत है अपने पास, घूमते फिरते जा रहे हैं। ठीक है भाई, तो यहां से यहां तक जितनी दूरी तय करी, ये सारा, ये क्या है? डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट कह रहा है देख भाई, तू चाहे कैसे चलाओ, मुझे मतलब है कहां से चला और कहां तक चला। शॉर्टेस्ट पाथ, यहां से यहां तक एक सीधी लाइन ड्रॉ कर दे, ये मेरे पास डिस्प्लेसमेंट है। तो तू मैं चाहे कैसे घूम फिर के आऊं, डिस्प्लेसमेंट ये कह रहा है, ये बता तू ए से बी तक आया है तो बीच में ये दूरी कितनी है ए से बी तक, तू चाहे कैसे चल के आया, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो ये डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, अब आती है स्पीड और वेलोसिटी। ऐसे स्पीड क्या हो गया? डिस्टेंस बाय टाइम। वेलोसिटी क्या होगी? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्टेंस कभी जीरो हो सकती है? डिस्टेंस तभी जीरो होगी, लिख देता हूं डिस्टेंस। डिस्टेंस अगर जीरो है, इसका मतलब क्या है? ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, ग्राउंड विद रिस्पेक्ट, अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो रेस्ट में चली नहीं रही। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो है, इसका मतलब जरूरी नहीं कि रुकी हुई है। मान लो यहाँ से चली, घूम के यहीं आ गई, ए पॉइंट से चली बी पे गई, बी पे घूम के सीधा ए पे आ गई फिर से। तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है अगर ऑब्जेक्ट चल रही है। अगर ऑब्जेक्ट चल रही है तो डिस्टेंस कभी जीरो हो ही नहीं सकता, कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो इसका मतलब एक चीज यहाँ से एक चीज और पता चला कि डिस्टेंस जो है वो बराबर भी हो सकता है डिस्प्लेसमेंट के। अगर सीधा चल रहा है तो भाई सीधा चल रहा हूँ मैं, वही डिस्प्लेसमेंट है मेरा, वही डिस्टेंस है। और डिस्टेंस बड़ा भी हो सकता है डिस्प्लेसमेंट से, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कभी भी बड़ा नहीं होगा डिस्टेंस से। तो डिस्टेंस ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, ऐसी वेलोसिटी और स्पीड का है। तो बस स्पीड क्या होगी, मैंने कितनी दूरी तय करी, मान ले 100 मीटर घूम फिर के, डिस्टेंस कितने टाइम में? 20 सेकंड में, तो मेरी स्पीड होगी 5 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ तक, चाहे यूं मैंने 100 मीटर तय करी हो, पर ये कुल शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 20 मीटर है, तो ये 20 मीटर बाय 20 मीटर, 1 मीटर पर सेकंड। ये वेलोसिटी है, ये स्पीड है। अब आता है एक्सेलरेशन। उससे पहले हम पढ़ लेते हैं यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। अब यूनिफॉर्म मोशन क्या है, मैं यहाँ से चलना शुरू करता हूँ, जो मेरी वेलोसिटी है वो वेलोसिटी यहाँ पे भी यहीं रहेगी, यानी मैं एक्सेलरेट नहीं कर रहा एक तरीके से, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा हूँ, तो वो यूनिफॉर्म मोशन हो गया। यानी कि एक टाइम इंटरवल के अंदर टी टाइम में अगर मैं एस दूरी तय करता हूँ, तो अगले टी टाइम में भी ऐसी करूंगा, अगले टी टाइम में भी ऐसी करूंगा, अगले टी टाइम में भी डिस्प्लेसमेंट ऐसी करूंगा, ताकि मेरी वेलोसिटी एस बाई टी हो जाए और वो एस बाई टी ही रहे। इसका मतलब वेलोसिटी मेरी क्या है, कांस्टेंट है। वेलोसिटी कांस्टेंट है तो मोशन कैसा होगा, यूनिफॉर्म। इसमें यार क्या बड़ी बात है, यूनिफॉर्म मोशन है, मस्त यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है तू। नॉन यूनिफॉर्म क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म का मतलब है कि वेलोसिटी में कुछ गड़बड़ हुई है। वेलोसिटी में गड़बड़ क्या क्या हो सकती है, तो वेलोसिटी बढ़ सकती है, वेलोसिटी घट सकती है। वेलोसिटी अगर बढ़ रही है टाइम के साथ, तो ये क्या हो गया, एक्सेलरेशन। घट रही है उसको या तो रिटार्डेशन बोल देते हैं, या नेगेटिव एक्सेलरेशन बोल सकते हैं, या डिक्लेरेशन बोल सकते हैं, वो समझ में आते हैं। तो
एक्सेलरेशन एक्चुअली में क्या हो गया, पहले मेरे पास वेलोसिटी थी v इनिशियल, vi, u मानते हैं इसको, u से होगी वेलोसिटी v, कितने टाइम में, t टाइम में। तो एक्सेलरेशन क्या कहती है पता है, चेंज इन वेलोसिटी बट टोटल चेंज बाय टोटल टाइम, ये मेरा एक्सेलरेशन। तो टोटल चेंज कितना है, u से v होगी तो v माइनस u बाय कितने टाइम में, t टाइम में। ये मेरे पास क्या है एक्सेलरेशन, ठीक है भाई। तो v माइनस u बराबर at, तो v क्या हो गया, u प्लस at, ये बोलते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, कहाँ से आई, कहाँ से क्या डेफिनेशन चाहिए, अगर मुझे पता है एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या है तो मैं निकाल सकता हूँ इसको, कोई खास बात तो है नहीं इसके अंदर, ठीक है। तो ये मेरे पास एक्सेलरेशन से पहली इक्वेशन भी आ गई, तो ठीक है पहली इक्वेशन आ गई। अब यार डिस्टेंस की तो क्या ही डायरेक्शन है, डिस्टेंस तो एक स्केलर हो गई, डिस्प्लेसमेंट क्या है, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट। तो डिस्प्लेसमेंट अगर वेक्टर है तो वेलोसिटी भी वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर तो एक्सेलरेशन भी वेक्टर, एक्सेलरेशन वेक्टर तो फोर्स बराबर है में मास तो है ही, तो एक्सेलरेशन अगर वेक्टर तो फोर्स भी वेक्टर, फोर्स वेक्टर तो टॉर्क भी वेक्टर। तो ये सारी चीजें समझ में आती है, सारी वेक्टर क्वांटिटीज है। एक्सेलरेशन भी वेक्टर है, किस डायरेक्शन में चेंज हो रही है ये भी तो बात है। तो ये चीज मेरे पास आ गई। तो क्या क्या हो सकता है, केस देखते हैं। पहला यूनिफॉर्म मोशन अगर है तो यूनिफॉर्म मोशन आते ही दिमाग में क्या आना चाहिए, सिर्फ एक फॉर्मूला, S बराबर u t, इसके अलावा कुछ नहीं लगेगा क्योंकि एक्सेलरेशन तो है ही नहीं। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम। इसके अंदर क्वेश्चन देख यूनिफॉर्म वेलोसिटी के, दुनिया भर के क्वेश्चन कैसे भी बना सकते हैं भाई। टोटल दूरी तय करनी है उसको S, A से B तक, ठीक है। टोटल दूरी इसको कितनी तय करनी है, उसने क्या किया कि S/2 तक वो चला u वेलोसिटी से, चल 40 मीटर पर सेकंड से, ये मान लिया। बची हुई S/2 चला 60 मीटर पर सेकंड से। क्या पूछा है, एवरेज वेलोसिटी बता। एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, देख इतनी के लिए यूनिफॉर्म है, इतनी के लिए यूनिफॉर्म है, तो यूनिफॉर्म मोशन का फॉर्मूला सिर्फ ये फॉर्मूला है। इसको कैसे यूज करेंगे, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना चला यहां से यहां तक एस, टोटल टाइम कितना लगा, कुछ यहां लगा कुछ यहां लगा, यहां कितना लगा, यहां के लिए अलग से क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय 40, यहाँ के लिए डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय 60, डिस्प्लेसमेंट बाय वेलोसिटी यहाँ का टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाय वेलोसिटी यहाँ का टाइम, t1 ये हो गया t2 ये हो गया, तो टोटल टाइम क्या हो गया t1 प्लस t2। ये तेरे पास आंसर आ गया। तो क्या करना है, क्वेश्चन को देख के सोचना है कि कहीं एक्सेलरेट हो रहा है नहीं हो रहा। इतने के लिए अपनी यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इतने के लिए यूनिफॉर्म वेलोसिटी, फॉर्मूला क्या लगेगा, सिर्फ यही लगेगा, इसके अलावा कुछ नहीं लगेगा। एवरेज वेलोसिटी पूछिए, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। समझ में आता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट तो s है। अच्छा भाई टोटल टाइम क्या है, यहाँ से यहाँ तक आने वाला टाइम लगेगा, कितना लगेगा, एक ही फॉर्मूला S/u, यहाँ से यहाँ तक आने में कितना लगेगा, ये बाय टाइम S/2 डिवाइडेड बाय t2, सॉरी t2 क्या हो गया S/2 डिवाइडेड बाय 60, तो t1 प्लस t2 ये टोटल आ गया, तो ये क्या आ गया s। कितने भी क्वेश्चन बनाए सिर्फ ये चीज याद रखनी है, ठीक है। तो देखते हैं और क्या क्या पूछ सकते हैं। अब की बार क्या किया उसने, उसने ये कहा कि मुझे s दूरी पे जाना था, अब की बार, और टोटल टाइम मुझे लग रहा था t, दे रखा है क्वेश्चन में। तो t/2 टाइम तक मैं चला 60 मीटर पर सेकंड से, t/2 टाइम तक मैं चला 60 मीटर पर सेकंड से, और अगले t/2 के लिए मैं चला 40 मीटर पर सेकंड से। अब बताओ एवरेज वेलोसिटी, वही बात, मुझे तो एक बात पता है, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम होता है ना, होता है भाई। तो ये बताओ ना टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी है, s। ये क्वेश्चन में गिवन नहीं होगी क्योंकि तेरे पास क्या दे रखा है, वेलोसिटी और टाइम दे रखा है। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेगा, यहाँ से यहाँ तक की वेलोसिटी इनटू टाइम, तो 60 इंटू t/2 प्लस यहाँ से यहाँ तक की 40 इंटू t/2 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टोटल टाइम क्या हो गया, t/2 प्लस t/2 t, तो ये क्या आ गया
v1 प्लस v2 बाई 2, क्योंकि t t t कैंसिल हो गए, तो v1 प्लस v2 बाई 2, 60 प्लस 40 बाई 2, 50 मीटर पर सेकेंड। लेकिन उस केस के अंदर क्या हो रहा था, उस केस के अंदर ये 48 आंसर आ रहा था। अगर मैंने सोल्व नहीं किया, सोल्व करोगे तो 48 मीटर पर सेकेंड आएगा क्या, एवरेज वेलोसिटी। क्यों आ रहा था, क्योंकि उसके अंदर आधी डिस्टेंस के लिए स्पीड इतनी है, इसके लिए आधे टाइम के लिए स्पीड इतनी है। तो ये फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं होती कि भाई उसके अंदर तो 2v1 v2 है, v1 प्लस v2 आता है, इसके अंदर v1 प्लस v2 बाई 2 आता है। कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, बस इतनी बात याद करने की जरूरत है। निकाल दे एवरेज वेलोसिटी पूछिए तो, टोटल डिस्प्लेसमेंट पूछी होती तो ये प्लस ये, बस ये कैसे निकालेगा, टाइम इनटू वेलोसिटी। तो यूनिफॉर्म मोशन तो इतना आसान है, दिमाग में क्या आना चाहिए, अगर दो चीज पता है तीसरी निकालनी है, निकाल दे बस, ये है यूनिफॉर्म मोशन। अब एक आता है एक्सेलरेटेड मोशन। अब वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज हो रही है, तो उसके क्वेश्चन देख लेते हैं। तो वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज हो रही है तो उसके अंदर भी दो केस बनते हैं। अब एक्सेलरेटेड भी क्या है, या तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, ठीक है, या फिर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। अब यूनिफॉर्म के अंदर तो क्या है, बड़ा आसान है, देख 3 इक्वेशन है, वो इक्वेशन क्या कहां से आई। एक्सेलरेशन की डेफिनेशन होती है dv बाई dt, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम क्या होता है, टाइम एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन डॉट dt क्या हो गया, dv। मैंने कर दिया इंटीग्रेशन, मान ले 0 टाइम पे वेलोसिटी थी u, इनिशियल वेलोसिटी, t टाइम पे वेलोसिटी है v, तो a बाहर ले लिया मैंने, dt 1 का dt विद रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन t, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो t माइनस 0 t, v माइनस u, तो v क्या आ गया, u प्लस a t। ये मेरे पास एक इक्वेशन आ गई। इसी इक्वेशन को घुमा फिरा के इसको क्या कर दिया, v डॉट dt बराबर u प्लस a t dt, दोनों साइड dt dt से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या देखा, v डॉट dt क्या हो गया, वेलोसिटी इनटू टाइम डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर होगी, u का टाइम का विद रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन ut प्लस a टी स्क्वायर बाय 2, तो s क्या आ गया, ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। दूसरी ये आ गई, तो पहली से ही दूसरी आई, और इन्हीं से ही मिला के घुमा फिरा के उन्होंने निकाल दी v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2s। तो 3 इक्वेशन है, v बराबर u प्लस a t, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर, और v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2s। अब ये 3 इक्वेशन है, एक चीज सोच के देख, जब मैं ये सोल्व कर रहा था तो मैंने क्या किया था, इस a को मैंने बाहर रख लिया। तो a कब बाहर रख सकता है, जब a कांस्टेंट होगा। तो ये तीनों इक्वेशन कब वैलिड है, जब a कांस्टेंट होगा। इसलिए कोई तेरे से ये पूछे कि 3 इक्वेशन कब लगा सकता है तू, मैं तब लगा सकता हूँ जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगी। ये बात किसने बताई भाई, ये देखना तो ये इक्वेशन आई कहाँ से है, ये इस फॉर्मूला से है। ये इस फॉर्मूला से हमने निकाला था, a को बाहर रख ले, a को बाहर कब रख सकते हैं, जब a कांस्टेंट होगा। तो जब a कांस्टेंट है तभी तो 3 इक्वेशन यूज कर सकता है ना तू। तो ठीक है, अब जहां भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट दिखे, ये सिर्फ ये 3 इक्वेशन का यूज करना है, और थोड़ा सा दिमाग का यूज करना है। कौन सी इक्वेशन यूज होगी, दो चीज गिवन होगी, तीसरी पूछी होगी, कुछ भी पूछ सकता है। यूनिफॉर्म के अंदर जैसे ये दे दी भाई, पहले वेलोसिटी थी मेरी 20, ठीक है, 20 सेकंड बाद मेरी वेलोसिटी हो गई 100 मीटर पर सेकंड। मेरा एक्सेलरेशन बताओ, एक्सेलरेशन क्या होगा, v बराबर u प्लस a t, v क्या है फाइनल 100, u क्या है 20 प्लस a टाइम क्या है 20, 80 बाई 20 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये मेरी क्या आ गई एक्सेलरेशन। अब ये 3 इक्वेशन है, इसको घुमा फिरा के कितने भी क्वेश्चन पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। तो वो आप करो, मेरा काम क्या था बताने का, 3 इक्वेशन कहाँ से आई, मैंने पहले कही थी एक्सेलरेशन की सिर्फ डेफिनेशन से तीनों इक्वेशन आई है। मुझे अगर डेफिनेशन आती है तो मैंने 3 इक्वेशन निकाल दी। 3 इक्वेशन कैसे निकाली, ए को बाहर रख के, ए को बाहर क्यों रखा, क्योंकि ए कांस्टेंट था। तो ये 3 इक्वेशन में कब यूज करूंगा, जब ए कांस्टेंट होगा। तो जिन भी क्वेश्चन के अंदर ए कांस्टेंट दिखे, ये तीनों इक्वेशन का यूज करो और हर क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो इसके अंदर एक जितने भी क्वेश्चन है वो तुम कर लेना, जो डाउट है वो टेलीग्राम पे भाई जो ग्रुप बना हुआ है उसके अंदर पूछ लेना। दूसरी बात आती है क्या, कांस्टेंट एक्सेलरेशन का ये कहते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी। कोई खास बात नहीं भाई, मोशन अंडर ग्रेविटी में क्या कह रहा है, या तो किसी बॉल को ऊपर फेंकेगा, या ऊपर से नीचे फेंकेगा, या तो किसी v वेलोसिटी से फेंकेगा, या फिर ड्रॉप करेगा, तो u बराबर 0 लेनी पड़ेगी। तो इसके अंदर भी क्या हो रहा है, सिर्फ ग्रेविटी गवर्न कर रही है। तो ग्रेविटी के सिर्फ ग्रेविटी लग रही है, ग्रेविटी कांस्टेंट है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर नीचे की तरफ। तो ये भी एक
वही केस बन गया कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो मैं तीन इक्वेशन का यूज कर सकता हूं। तो इन केस के अंदर मैं इन तीनों इक्वेशन का यूज करूंगा। क्यों करूंगा? क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और ये तीनों इक्वेशन कब डेराइव हुई थी? जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट था। ठीक है, तो देखते हैं भाई मोशन अंडर ग्रेविटी के कुछ इक्वेशन। एक बार समझ में आ गया तो आप हर इक्वेशन कर ही सकते हो। देख, दो तरीके इसको सॉल्व करने के। इक्वेशन तो तीनों यूज होगी, आप या तो साइन कन्वेंशन का यूज करिए, ठीक है, या फिर क्या करें, थोड़ा बहुत सोच ले एक बार, अपने आप ही पता चल जाएगा कि कौन सा साइन कहाँ यूज होगा। देख कैसे, मान ले क्वेश्चन दे रखा है कि u वेलोसिटी से किसी बॉल को ऊपर फेंका तो u इनिशियल हो गई ऊपर की तरफ ले ली पॉजिटिव, तो u क्या है? पॉजिटिव। ग्रेविटी नीचे लग रही तो g की वैल्यू क्या आ गई? -g। ठीक है, तो t टाइम बाद ये बताना है कि मैक्सिमम तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0। हाईएस्ट पॉइंट पे जाके वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0। तो बताना है कि कितना टाइम लगेगा मान ले, तो मैं क्या करूंगा, v 0 किसके बराबर होगा? u प्लस एक्सेलरेशन की वैल्यू -g इंटू टी। तो u इधर आ गया, -u इक्वल्स टू -gt। तो टाइम क्या आ गया? u बाय g। तो u बाय g टाइम के बाद ये यहाँ पे पहुंच जाएगी। कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया, कितनी हाइट तक गया, ये हाइट बतानी है। तो h क्या हो गया? दो तरीके हैं, या तो ये कर ले v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as होता है फॉर्मूला। तो v स्क्वायर 0, 0 का स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन ग्रेविटी नीचे की तरफ है तो -g इंटू s, हाइट ऊपर की तरफ है तो h। तो -u स्क्वायर किसके बराबर होगी? -2gh। h क्या हो गया? u स्क्वायर बाय 2g। तो ये हाइट हो गई जिस तक ये असेंड करेगा, तो हाइट ऑफ असेंड ये होगी। तो एक तरीका तो ये हो गया कि भाई साइन कन्वेंशन का यूज करो, फॉर्मूला तो नॉर्मली रखो, a की वैल्यू -g रख, u अगर नीचे की तरफ आ रही होती तो उसको पुट कर। दूसरा तरीका क्या है, ये मान तू कि ये केस मान की बॉल है ग्राउंड पर रखी है, इसको u वेलोसिटी दी मैंने, कांस्टेंट वेलोसिटी, t टाइम बाद ये कितनी दूरी तय कर लेगी? ut। क्योंकि एक्सेलरेशन का तो लफड़ा है नहीं, ग्राउंड पे चल रही है अभी है, और मैंने बोल रखी u कांस्टेंट है, तो s कितना ट्रेवल कर लेगी? ut। अब इस बॉल को अगर मैं ऊपर फेंकूं, अगर ग्रेविटी नहीं होती तो ये कितनी दूरी तय कर लेती? ut। लेकिन अब क्या है, ग्रेविटी है तो कुछ ना कुछ कम दूरी तय करेगी। तो जब कोई चीज ऊपर जा रही होगी तो s का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? ut माइनस हाफ g t स्क्वायर। ये माइनस अपने आप ही आ गया। तो या तो साइन कन्वेंशन यूज कर लो भाई, तुम्हें अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो। बाकी अगर साइन कन्वेंशन भूल जा रहे हो, हालांकि कोई खास बात है नहीं, ऊपर की तरफ सारी चीजें पॉजिटिव, नीचे की तरफ नेगेटिव, क्वेश्चन सोल्व करो, सारे क्वेश्चन होंगे। या फिर ये सोच लो अपने आप ही दिमाग में, क्या सिंपल यूटी ट्रेवल होती तो ग्रेविटी के कारण कुछ कम हो रहा होगा, और वेलोसिटी v इक्वल्स टू u तो यही थी, टाइम के साथ क्या हो रही, घट रही है, तो v बराबर u माइनस gt फॉर्मूला बन गया। तो ये दो फॉर्मूला मान ले, साइन कन्वेंशन का यूज करने की जरूरत ही नहीं है, तूने पहले ही सोच के ये माइनस लगा दिया। अब जी को जी रख, -g क्यों रखेगा, ये साइन इसके कारण ही तो है। तो ऐसे कर सकते, तो इसमें दुनिया भर के क्वेश्चन बन सकते हैं। कई बार क्या करता है, ग्रेविटी के साथ साथ क्या ले लेता है, एयर का रेजिस्टेंस। तो जब बॉल ऊपर जा रही होगी तो ग्रेविटी तो नीचे लग रही थी, साथ ही साथ हवा भी क्या चाहेगी उसको, नीचे की तरफ लगे। तो मान ले हवा के कारण एक्सेलरेशन दे रखा है a, तो नेट एक्सेलरेशन नीचे की तरफ कितना हो गया, g प्लस a। जब ये बॉल नीचे आ रही होगी तो ग्रेविटी तो नीचे ही लग रही है, ग्रेविटी की डायरेक्शन चेंज नहीं हो सकती। पर अब क्या हो रही है, हवा इसको ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रही है, तो इसके ऊपर अब नेट एक्सेलरेशन कितना हो गया, g माइनस a। तो जहां एयर रेजिस्टेंस की बात करें तो ऊपर जाते हुए ये एक्सेलरेशन होगा इफेक्टिव, और नीचे आते हुए ये होगा। अगर ये बड़ा हो गया g से तो नीचे नहीं आएगी, हवा इसको ऊपर उड़ा देगी। मान ले एक पेपर को जैसे तू छोड़ता है तो क्या होता है, कई बार तेज हवा आती है पेपर ऊपर चला जाता है। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी जितनी उसके ऊपर लग रही है उससे ज्यादा तो एयर ने रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ लगा दिया, तो वो नीचे की तरफ नहीं आएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। तो ये तीन इक्वेशन सोल्व कर, मोशन अंडर ग्रेविटी का हर एक क्वेश्चन तू सोल्व कर सकता है, कोई ज्यादा खास बात है नहीं। तो मोशन अंडर ग्रेविटी भी हो गया। अब इसके अंदर और क्या क्या पूछ सकता है, देख ये टैप दे दी, इसमें से क्या कह रहा है, पानी की बूंद गिर रही है हर एक सेकंड पे। तो जब चौथी बूंद गिरने को होगी तो पहली कितनी दूर होगी, क्या दिक्कत है, पहली बूंद गिर चुकी, दूसरी कहीं यहाँ होगी, तीसरी कहीं यहाँ होगी,
चौथी जब गिरने वाली होगी तो ये बूंद को गिरे हुए कितना टाइम हो गया, 4 सेकंड। जब ये गिरी थी तो इसकी यू कितनी थी चौथी बूंद की, चौथी जो ड्रॉप है उसकी यू थी 0, ग्रेविटी था नीचे की तरफ -g, टाइम कितना हो गया इसको 4 सेकंड गिरे हुए। तो तू कुछ भी निकाल सकता है, v निकाल दे, s निकाल दे, कुछ भी निकाल सकते हैं, दूरी भी निकाल सकता है, ये भी निकाल सकता है। दूसरे बूंद को कितने, दूसरे ड्रॉप को 3 सेकंड हुई है और सेकंड को 2 सेकंड हुई है गिरे हुए, क्योंकि ये गिरने वाली है ना, ये 1 सेकंड हो नहीं, ये गिरने वाली है 1 सेकंड, तो भाई 3 सेकंड हुई। तुम मतलब खुद सोच सकते हो, इसको गिरे हुए 1 सेकंड हुई और ये बस गिरने वाली है। तो टाइम की यूज करो और फॉर्मूला निकालो। ये पूछ ले दूसरे और तीसरे के बीच में गैप कितना है, तो एक तो ये तरीका है कि तीसरे की हाइट निकाल और दूसरे की हाइट निकाल, दोनों को माइनस कर दे। पहले और तीसरे की पूछे, तीसरे की हाइट निकाल, पहले की हाइट निकाल, दोनों को माइनस कर दे। तो वो तुम्हें सोचना है, बड़े आसान क्वेश्चन होते हैं यार। 3 इक्वेशन का यूज करो, मोशन अंडर ग्रेविटी का हर एक क्वेश्चन सॉल्व करो। अब आती है रिलेटिव वेलोसिटी। वन डायमेंशन में रिलेटिव बड़ी आसान है। वन डायमेंशन में रिलेटिव क्यों आसान है, रिलेटिव का मतलब क्या है, मान ले मैं यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा हूँ और मेरे साथ एक बंदा है जो इधर 10 मीटर पर सेकंड से चल रहे हैं, तो उसको तो ये लगेगा ना कि मैं रेस्ट में हूँ। तो रिलेटिव वेलोसिटी कितनी होगी, 0। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, वेलोसिटी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 कितनी होगी, 0। ये आ रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, इधर से एक ऑब्जेक्ट आ रही है 10 मीटर पर सेकंड से, तो ये 20 मीटर पर सेकंड इनकी रिलेटिव होगी। क्यों होगी देख मैं बताता हूँ। ट्रेन में बैठेंगे तो ट्रेन में क्या होगा, अगर तू ट्रेन में बैठा है भाई, मस्त ट्रेन चल रही है, ठीक है, सामने से ट्रेन आती है, तो ऐसा लगता है वो ट्रेन बहुत खतरनाक स्पीड से पीछे जा रही है, उसकी खतरनाक स्पीड नहीं है, तू भी तो इस डायरेक्शन में जा रहा है ना। मान ले क्या होता है कि पेड़ है, जब तू बाइक चला रहा है तो तुझे पेड़ तो क्या होगा, पीछे जाता हुआ दिखेगा पर धीरे जाता हुआ दिखेगा। लेकिन कोई गाड़ी आ रही होगी अपोजिट साइड से, वो बहुत तेज जाती हुई दिखेगी। क्यों जाती हुई दिखती है, तू इधर जा रहा था v वेलोसिटी से, पेड़ तो खड़ा हुआ था, पेड़ की वेलोसिटी कितनी थी, 0, तो तुझे पेड़ इस साइड जाता हुआ दिखेगा v से। लेकिन अब क्या हुआ, तू जा रहा है इधर v से, गाड़ी आ रही है इधर v2 से, तुझे गाड़ी इस साइड कितनी हो जाती हुई दिखेगी, v2 प्लस v। कहने का मतलब क्या हो गया कि रिलेटिव का मतलब होता है कि डिफरेंस, एक तरीके से सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो माइनस हो जाएगी, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो 2 व्हीकल प्लस हो जाएगी। समझ में आता है, ये सोच के देख। मैं जा रहा हूं 2 मीटर पर सेकंड से, यहां से आ रहा है एक बंदा 5 मीटर पर सेकंड से, ये दूरी कितनी है 100 मीटर। तो हम किस टाइम पे मिलेंगे, तो सोच 100 मीटर दूरी हमारे पास, हमारी रिलेटिव वेलोसिटी कितनी होगी 7। इस टाइम बाद हम मान ले यहाँ पे मिले कहीं, तो हम टाइम बता सकते हैं कि इस टाइम बाद मिलेंगे। और कोई मेरे से पूछे मैं कितनी दूरी चलूंगा, वो कितनी दूरी चलेगा, तो टाइम आ गया, इतना ही टाइम मुझे लगा चलने, इतना ही टाइम मैंने ट्रेवल किया, इतना ही टाइम इसने ट्रेवल किया, तो मैंने इस टाइम को अपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया मेरी वेलोसिटी से, तो मेरी ये दूरी आ गई मीट से पहले, और ये s2 आ गई। s2 कितनी होगी 5, तो इसकी वेलोसिटी इनटू टाइम कितना लगा, टाइम हम निकाल चुके। टाइम कैसे निकाला, पूरी दूरी थी 100 और रिलेटिव वेलोसिटी कितनी होगी 7। तो ये रिलेटिव वेलोसिटी का इतना सा कंसेप्ट है। बाकी क्वेश्चन न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो अपने आप आएगा, बस फील आना चाहिए कि हो क्या रहे हैं। तो काइनेमेटिक्स में देख, वन डायमेंशन में इतना है कांस्टेंट एक्सेलरेशन का, दूसरा केस बचता है एक वेरिएबल एक्सेलरेशन का। तो उसमें भी बस मैं एक बात बताऊंगा, 3 केस बताए मतलब कुल मिला के मैंने। यूनिफॉर्म वेलोसिटी कोई दिक्कत ही नहीं है, s बराबर ut लगा। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कोई दिक्कत ही नहीं है, 3 इक्वेशन लगा मोशन की, हर एक क्वेश्चन सोल्व कर। मोशन अंडर ग्रेविटी 3 इक्वेशन लगा, हर एक क्वेश्चन सोल्व कर। वेरिएबल एक्सेलरेशन में क्या होगा, एक्सेलरेशन दे रखा है 3t², एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है टाइम के साथ। सिर्फ एक्सेलरेशन की डेफिनेशन याद रख, एक्सेलरेशन क्या होता है dv/dt। dv क्या हो गया a.dt। पहले हम क्या करते रहते, फॉर्मूला कैसे निकाला था, एक को कांस्टेंट रख दिया था, लेकिन अब ये कांस्टेंट नहीं है तो कोई नहीं, इंटीग्रेट कर dv, एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या रख 3t².dt का इंटीग्रेशन। अब कांस्टेंट नहीं है, टाइम के साथ इंटीग्रेट कर। तो 3 केस बने। यूनिफॉर्म वेलोसिटी बड़ा आसान हो s बराबर ut, इसके अलावा कुछ नहीं लगेगा, कुछ भी पूछ ले। एवरेज वेलोसिटी पूछे तो टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम,
फिर आता है तीन इक्वेशन कैसे आई, डेफिनेशन से आई। ए को मैंने बाहर रख दिया क्योंकि कांस्टेंट था, तो जब जब ए कांस्टेंट रहेगी तीन इक्वेशन का यूज करूंगा। कब कब करूंगा, मोशन अंडर ग्रेविटी में तो हमेशा ही करूंगा। क्यों, क्योंकि ग्रेविटी लग रही है सिर्फ, ठीक है। तो ये तीन इक्वेशन हो गई। रिलेटिव वेलोसिटी की बात करूं मैं तो वन डायमेंशन के अंदर बड़ी आसान है, सोच के देख लो यार तुम, अभी दो ऑब्जेक्ट यूं आ रही है तो तेज जाती हुई दिखेगी तो इनकी वेलोसिटी ऐड हो जाती है सेम, ये 10 ये 10, इसके हिसाब से ये रेस्ट में है। इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू टू क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू टू को मैं क्या लिख सकता हूं, वेलोसिटी ऑफ वन माइनस वेलोसिटी ऑफ टू। अब क्या करें, ये v1 वेलोसिटी से इधर आ रहा था, ये v2 वेलोसिटी से इधर आ रहा था, इधर, तो v12 निकालना है, वेलोसिटी ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू टू, वेलोसिटी ऑफ वन माइनस वेलोसिटी ऑफ टू, ये साइड अगर पॉजिटिव ले रहे थे ये साइड नेगेटिव, तो वेलोसिटी ऑफ वन माइनस वेलोसिटी ऑफ टू इज -2, तो क्या हो गया v1 प्लस v2, ऐड होगी। और समझ में भी आता है ऐड होगी। तो ये हमारा रिलेटिव वेलोसिटी हो गई मोशन अंडर ग्रेविटी, यानी कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन। और जब जब वेरिएबल एक्सेलरेशन आएगा, जब जब वेरिएबल एक्सेलरेशन आएगा तो क्या करें, को बाहर मत रख, एक इंटीग्रेट कर। अब क्या हो गया देख, dv क्या हो गया यहाँ से 3t² dt मतलब 3t³ / 3, तो dv इक्वल्स टू t³, ये लिमिट होगी टाइम 0 पे, t टाइम पे अगर दे रखी होगी कोई वेलोसिटी तो वो रख देगा जैसे u दे रखी है, और t टाइम बाद वेलोसिटी पूछे तो ये v, तो v माइनस u कितना आ गया t³, टाइम दे रखा होगा v दे रखा होगा, u पूछा होगा, u दे रखा होगा, t दे रखा होगा, v पूछा होगा। तो वेरिएबल एक्सेलरेशन क्या हो सकता है, टाइम के साथ डिपेंड कर रही है वो, तो अब एक को बाहर नहीं रखेंगे, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करेंगे। तो सीधी सी बात है, जब काइनेमेटिक्स का सवाल दिखे तो पहले ये देखो कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, वेरिएबल एक्सेलरेशन है या कांस्टेंट वेलोसिटी है। कांस्टेंट वेलोसिटी है, दिमाग में सिर्फ s बराबर ut रखो, दिमाग लगाओ, सोल्व करो। कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, तीन इक्वेशन दिमाग में रखो, सोल्व करो। वेरिएबल एक्सेलरेशन है तो इंटीग्रेशन का यूज करो, सिर्फ एक्सेलरेशन की डेफिनेशन से। मोशन अंडर ग्रेविटी हो गया तुम्हारा, रिलेटिव वेलोसिटी हो गया 3। तो भाई अब वन डायमेंशन के तो क्वेश्चन हो जाएंगे, एक बस लेमिस थ्योरम बच गई थी जो वेक्टर में बतानी थी, जो वेक्टर के टाइम पे बतानी थी वो बता देता हूँ। बस लेमिस थ्योरम है क्या, हालांकि लेमिस थ्योरम को हम कब देख सकते हैं, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में भी मदद आएगी कई क्वेश्चन के अंदर, पर अब देख लेते हैं। लेमिस थ्योरम क्या कहती है भाई, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर इक्विलिब्रियम में है ना, तीन फोर्सेस लग रहे हैं, कंडीशन क्या है, ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में रहनी चाहिए, तीन फोर्स लगे हुए होने चाहिए उस पर, F1 F2 और F3। तो सिर्फ इतनी बात कहती है, ये मान लेंगे अल्फा, ये मान लेंगे बीटा और ये मान लेंगे गामा। तो ये कहती है F1 डिवाइडेड बाय F1 है, F1 ने किस किस के बीच में कंट्रीब्यूशन किया, किस किस को एंगल बनाने में, अल्फा एंगल बनाया इसने, बीटा और गामा बनाया, बीटा का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं, बीटा किस किस के बीच में, F2 और F3 के बीच में। तो वो फोर्स डिवाइडेड बाय वो एंगल जिसमें इसने कंट्रीब्यूशन नहीं दिया, याद रखने का तरीका है, बराबर होगा किसके, F2 ने कौन कौन सा एंगल बनाया है, अल्फा और बीटा, तो साइन गामा किसके बराबर होगा, F3 ने क्या क्या बनाया है, बीटा और गामा, तो ऊपर होगा साइन अल्फा। ये क्या हो गई तेरी लेमिस थ्योरम, इससे कई क्वेश्चन सोल्व हो सकते हैं। तो दो कंडीशन याद रखना, ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में हो और तीन फोर्स लग रहे हो, तो ये लेमिस थ्योरम की मदद से तुम कर सकते हो। बस एक चीज और रहेगी, एक चीज वेक्टर के अंदर मैं बताना भूल गया था, वो है कोई आर वेक्टर है ना, डायरेक्शन ऑफ कोसाइंस बोलते हैं उनको, उनके लिए टर्म यूज करते हैं डायरेक्शन ऑफ कोसाइंस। डायरेक्शन ऑफ कोसाइंस का मतलब क्या है, कोई भी एक वेक्टर है आर 3D में मान ले, ठीक है, तो उसने एक्स एक्सिस के अलोंग एंगल बना रखा है अल्फा, उसने एक्स एक्सिस के अलोंग बना रखा है एंगल अल्फा, वाई एक्सिस के अलोंग बना रखा है बीटा, और जेड एक्सिस के अलोंग बना रखा है गामा। तो जो कोस अल्फा, कोस बीटा और कोस गामा होता है ना, उसको बोलते हैं डायरेक्शन ऑफ कोसाइंस। और वैल्यू क्या होती है, कोस अल्फा जो होता है ना, वो होता है RX बाय R, कोस बीटा होता है वो होता है RY बाय R, और कोस गामा होता है RZ बाय R। RX का मतलब क्या हो गया, अगर मेरे पास ये एक वेक्टर है, इसका x एक्सिस का लॉन्ग जो कंपोनेंट होगा वो होगा RX, और R होगा इसका नेट रिजल्टेंट। मान ले मेरे पास वेक्टर क्या है, 2i प्लस 3j प्लस 5k, तो ये मेरे पास वेक्टर है, तो R क्या होगा, मैग्नीट्यूड,
2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर का रूट। और आर एक्स क्या होगा 2, आर वाई क्या होगा 3 और आर जेड क्या होगा 5। तो 2 बाई ये रिजल्टेंट, 3 बाई ये रिजल्टेंट और 5 बाई ये रिजल्टेंट, इनको बोलते हैं डायरेक्शन ऑफ कोसाइन। ये होता है एक्स एक्सिस का लॉन्ग डायरेक्शन ऑफ कोसाइन, ये वाई एक्सिस का लॉन्ग डायरेक्शन ऑफ कोसाइन, ये जेड एक्सिस का लॉन्ग। एक फॉर्मूला याद रख लो, फॉर्मूला तो क्या है, कई बार रिजल्ट पूछ लेते हैं, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा किसके बराबर होता है 1 के बराबर। क्यों, इसका स्क्वायर करेगा तो क्या आएगा आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर प्लस आर जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। तो यही वैल्यू आ जाती है, कैंसिल हो गए 1 आ जाता है। तो ये याद रखो बस, cos स्क्वायर अल्फा मतलब स्क्वायर ऑफ डायरेक्शन ऑफ कोसाइन ऑफ एक्स एक्सिस, स्क्वायर ऑफ डायरेक्शन ऑफ कोसाइन ऑफ वाई एक्सिस प्लस स्क्वायर ऑफ डायरेक्शन ऑफ कोसाइन ऑफ जेड एक्सिस का जो सम आएगा वो किसके बराबर आएगा 1 के बराबर आएगा। ये इनको इसलिए डायरेक्शन ऑफ कोसाइन बोलते हैं, ये टर्म याद रखना। कभी क्वेश्चन में अगर डायरेक्शन ऑफ कोसाइन आ जाए कि एक्स एक्सिस का लॉन्ग किसी वेक्टर की डायरेक्शन ऑफ कोसाइन ये है, तो ये सोचना कि उस वेक्टर का एक्स एक्सिस का लॉन्ग कंपोनेंट जो है, एक्स एक्सिस का लॉन्ग उसने जो एंगल बना रखा है उसका कोस होता है डायरेक्शन ऑफ कोसाइन। यानी एक वेक्टर ने अगर एक्स एक्सिस का लॉन्ग अल्फा बना रखा है तो कोस अल्फा जो होगा उसको हम डायरेक्शन ऑफ कोसाइन बोलते हैं। ये रिजल्ट याद रखना।